दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। टुडे वी कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लास। तो टुडेस टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। व्हाट टुडेस टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। अगर एक डेफिनेशन की बात करें, एकदम सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात करूं, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसको और एलोबरेट करके आपको लिखना है कहीं पे, तो आप कैसे लिख सकते हो कि इट इज ए बायोलॉजिकल molecular process in which the fusion of male and female gamete occur and form what? zygote। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल और मॉलिकुलर प्रोसेस है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वो क्या बनाते हैं? जाइकोट बनाते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये 2 स्टेप्स में होता है। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। व्हाट? द अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। दूसरा स्टेप क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। व्हाट? द दूसरा स्टेप क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट की हम लोग बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन की अगर इसका आप लिखना चाहते हो, द डेफिनेशन, तो आप क्या लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ 2 लिख लेना, टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखो, कहने का क्या मतलब है कि अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम को एम्पुला रीजन में, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, एम्पुला रीजन में जब ट्रांसफर होता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। मतलब गैमेट क्या? स्पर्म एंड ओवम, इसका ट्रांसफर हो रहा है एम्पुला रीजन में, जो कि हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब का। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट कहते हैं। ठीक, लाइक फीमेल गैमेट है, क्या है? ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है? सेकेंडरी साइड निकलता है। और ये क्या? स्वैपिंग मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब जो स्वैपिंग मूवमेंट करता है, एक नेगेटिव प्रेशर लगता है उसके द्वारा, या जो सिलेरी मूवमेंट होते हैं, सिलेरी मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, उसके द्वारा सक आउट होके एम्पुला रीजन में जाते हैं। लाइक यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो एम्पुला क्या करता है, सॉरी, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है? पूरा फैलोपियन ट्यूब जो है एक नेगेटिव प्रेशर लगाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वेपिंग मूवमेंट कह रहे हैं। नेगेटिव प्रेशर लगाता है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर सक आउट करता है, आप कह सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है? ओवरी से ओवम निकल के आगे बढ़ता है, ठीक। और ये क्या करता है? एम्पुला रीजन में जाता है। देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर आप दो देख रहे हो, ये क्या है? ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, ये क्या? सीलिया, जो कि सिलेरी मूवमेंट करते हैं और ये भी इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यहाँ से जो आपका ओवम है, ये निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ से क्या कहते हैं? एम्पुला रीजन में आके रुकता है, ठीक है। ये कौन करता है? तो एक तो नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, स्वैपिंग मूवमेंट, दूसरा क्या है? सिलेरी मूवमेंट हो रहा है, और अलग से पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी इसमें होता है, ठीक है। समझ रहे हो? पहला कि स्वैपिंग मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, जो कि फैलोपियन ट्यूब लगा रहा है, ये हर ऑर्गन लगाता है, यूट्रस भी लगाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज क्या है? सिलेरी मूवमेंट, जो कि सिलिया करे। और तीसरी मूवमेंट क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो समझते होंगे, ये भी एक तरह का सकिंग मूवमेंट होता है। तो इतने मूवमेंट होते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी साइट है, वो क्या इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है और अपने मंजिल पे, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पहुंचेगा? एम्पुला रीजन में। कहाँ पहुंचेगा? एम्पुला रीजन में पहुंचेगा। तो ये जो चीज हुई, क्या हुआ? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट में किस गैमेट का? फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट मतलब क्या क्या? सेकेंडरी उस साइड का। आ रहा है समझ में? अब हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसे पहुंचता है। लेकिन स्पर्म को जानने से पहले आपको स्पर्म का इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास, उसकी फैमिली, सब कुछ उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ सीमेन। क्या बात करेंगे? कंपोजिशन ऑफ सीमेन। इसको आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। देखो, इन सिंगल इजैकुलेशन, एक सिंगल इजैकुलेशन में जो सीमेन निकलता है वो कितना होता है? तो 5 से 6 ml, 5 to 6 ml सीमेन सिंगल इजैकुलेशन में निकलता है। हाँ, और जो सिंगल इजैकुलेट हो रहा है 5 से 6 ml जो निकल रहा है, ml सीमेन निकल रहा है, इसमें 400 से लेके 500 मिलियन स्पर्म होते हैं। 400 to 500 मिलियन स्पर्म आर इन 5 to 6 ml सीमेन। अब देखो, 1 ml सीमेन में मिनिमम कितने स्पर्म होने चाहिए? तो 15 मिलियन। किस लिए भाई? फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर 15 मिलियन से अगर कम है, ये मिनिमम कहा मैंने,
ऐसा नहीं कैलकुलेट करने बैठ जाना, कहना कि भाई 400-500 मिलियन तो होगा नहीं, 15 गुणे 5 या 6 भी करते तो नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है क्या कि मिनिमम 15 मिलियन, मिनिमम 15 मिलियन आपका स्पर्म होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप क्या होगा, आप स्टेराइल नहीं हो पाए, आप क्या बच्चा कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको क्या होगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 15 मिलियन से कम होगा तो, अगर 15 मिलियन है या उससे ज़्यादा है तो आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये मिनिमम का मैंने बात किया। ठीक है, अब देखो देखो सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि सीमेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही क्या है, स्पर्म है। स्पर्म इज ओनली 10% ऑफ सीमेन। सीमेन का 10% ही हिस्सा है स्पर्म, तो बाकी के 90% क्या है, सीमेन जो है वो 90% हिस्सा क्या है। आइए उसकी कंपोजिशन को देखते हैं। तो हम लोग 90% सीमेन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला क्या है, सेमाइनल फ्लूइड, जो कि सेमाइनल वेसिकल से आ रहे हैं, और दूसरा क्या, प्रोस्टेट फ्लूइड। प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो आपका क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है। जो सेमाइनल फ्लूइड जो है वो कितना होता है, तो 60 to 70% होता है सीमेन का, और प्रोस्टेट फ्लूइड कितना होता है, तो 30% होता है। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में या अगर कोई भी आदमी आपसे पूछ दे कि एक एग्जैक्ट फिगर बताओ कितना फिगर होता है, तो आप वहाँ पे क्या बताओगे, 60% बताओगे कि सेमाइनल फ्लूइड कितना होता है, 60% है। 60%, 30% और फिर ऊपर क्या है, 10%, ये मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या होता है, तो फ्रुक्टोस होता है फॉर एनर्जी, कोगुलेज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और देखो प्रोस्टेट फ्लूइड में क्या होता है, तो क्रिएटिनिन होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, और फिब्रिनोलाइसिन होते हैं। ठीक है, इन सब के काम भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि भाई आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। तो अब जो हमारा मेन मुद्दा था, जो मेन टॉपिक था, द अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट, तो हमने पहले क्या देखा था, ओवम हमने देख लिया था। अब हम लोग स्पर्म की बात करेंगे, द अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म क्या है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो 5 से 6 ml सीमेन गोज टू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर 5 से 6 ml सीमेन क्या होगा, जाएगा। तब कहानी कैसी होगी ये हमको आगे देखना है। तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज अगर कुछ होने वाली है तो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पीएच। पीएच का न्यूट्रलाइजेशन होगा। लाइक जो वेजाइना का पीएच है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और पीएच ऑफ सीमेन क्या होता है, अल्कलाइन होता है। सबने पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये क्या होता है, दोनों चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। वैसे वेजाइना क्या है, एसिडिक है, सीमेन क्या है, अल्कलाइन है, हल्का बेसिक नेचर है। तो ये दोनों जब मिलेंगे एक पास आएंगे तो क्या न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। और तो सीमेन जो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है तो इसमें जो स्पर्म होता है उसको आगे बढ़ने में क्या होता है, और मदद मिलती है, और सर्वाइव करने में मदद मिलेगी, और ये सर्वाइव करेगा तो ये आगे भी मूव करेगा। लाइक अगर मान के चलो सीमेन अगर ये अल्कलाइन नेचर का नहीं होता, ये हाँ, अगर ये वेजाइना एसिडिक नेचर का और ये अल्कलाइन नेचर का नहीं होता तब क्या होता, तो सीमेन जैसे ही एसिडिक माहौल में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, ये क्या होता है, सब स्पर्म डी कर जाते हैं, सब स्पर्म खत्म हो जल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया, सीमेन को अल्कलाइन नेचर का बनाया, जिससे ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है और स्पर्म क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है और आगे मूव करता है। हाँ, अब देखो दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ क्या होता है कि स्पर्म जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक देखो वाटरी म्यूकस इसमें होता है। हाँ देखो, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ मैं, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानिए, देखो ये हमारा क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, वेजाइना है, ये पार्ट क्या है आपका, तो सर्विक्स है। ठीक है, तो सर्विक्स पे एक प्लेग जमा होता है, प्लेग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस प्लेग। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो क्या है, म्यूकस प्लेग है। ये काफ़ी हार्ड होता है, ये फर्दर किसी भी तरह के इन्फेक्शन है उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कि बैक्टीरिया ना जाए, ठीक है, उससे हम प्रोटेक्ट कर सके यूटीआई वगैरह से। ठीक है, तो एट अ टाइम ऑफ एवोल्यूशन, जब 14th डे, ठीक है, एवोल्यूशन होता है और उसी दिन किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है या आप इंटरकोर्स करें उस दिन, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, ड्यूरिंग जो 14 डे होता है एवोल्यूशन वाले दिन क्या होगा, ये ड्यू टू द हार्मोन ये क्या करता है, हल्का वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। देखो ये
धीरे ऑरेंज ऑरेंज, ये वाटरी डिस्चार्ज होकर नीचे आने लगेगा, ये भी क्या पिघल जाएगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यूकस बिकम वाटरी, म्यूकस क्या वाटरी हो गया। और जब इंटरकोर्स आप कर रहे हो तो स्पर्म जो सीमेन इसके अंदर गया तो स्पर्म को क्या एक मीडियम मिल गया और अच्छा कि हम और तेजी से आगे भाग सके और तेजी से हम लोग आगे बढ़ सके। तो ये क्या होगा, स्पर्म कैन मूव इन द वाटरी म्यूकस, वाटरी म्यूकस में क्या करेगा, ये मूव करेगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइना बार्केट साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइना बार्केट साइन कहते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ हमने क्या बात कर ली थी कि पीएच क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्पर्म क्या होगा, वाटरी म्यूकस में फ्लोट करके आगे बढ़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपल्सिव मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपल्सिव मूवमेंट। पहला क्या हुआ, पीएच वैल्यू न्यूट्रलाइज्ड हुआ, दूसरा क्या प्रोपल्सिव मूवमेंट है, जिससे क्या हुआ, वाटरी म्यूकस में स्पर्म आगे बढ़ गया। अब देखो एक क्वेश्चन, कई बार कुछ लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि आफ्टर लाइक इफ वीमेन स्टैंड आफ्टर जस्ट आफ्टर द सेक्स, जैसे सेक्स होते हैं जब सीमन एजैकुलेट हो गया, ठीक है, अगर वीमेन खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो स्पर्म ड्रेन आउट, स्पर्म क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसा है क्या, ऐसा है कि नहीं, आइए हम इसमें देखते हैं। ठीक, तो देखो तीसरा स्टेप हमारा क्या था, है कोगुलेस। देखो अभी हमने पहले क्या बात किया, सीमन में बात किया था ना कि जो हमारा सेमाइनल फ्लूइड है उसमें क्या है, कोगुलेस भी उसका एक कंपोनेंट है। कोगुलेस का क्या काम है भाई, तो ये क्या कहता है, कोगुलेट कर देता है चीज़ों को, क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, क्लॉट द फ्लूइड टू प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ द सीमेन। देखो जब वेजाइना में जब सीमेन गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे सीमेन में क्या कोगुलेस है, तो ये क्या करते हैं, इसको क्लॉट कर देगा, जो इसमें वाटरी फ्लूइड होगा उसको तुरंत क्या करेगा, क्लॉट कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो इसका रिवर जो स्पर्म जो ऊपर जो जा रहा था वो वापस नीचे नहीं आ पाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि वीमेन आफ्टर सेक्स, ठीक है, जैसे वीमेन सेक्स करे और तुरंत वो स्टैंड हो जाए, खड़ी हो जाए, तो स्पर्म ड्रेन आउट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कोगुलेस एंजाइम है वो क्या करता है कि जो आपका जो उसमें फ्लूइड रहता है उसको क्या करेगा, क्लॉट कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म वापस नीचे नहीं आ पाता है। आई होप आपका जो कंफ्यूजन है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना। फोर्थ स्टेप क्या होगा, कोगुलेट सॉल्युबिलिटी, क्लॉट सॉल्युबिलिटी। क्या चौथा क्या, क्लॉट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, लाइसिस, लाइसिस मतलब क्या, क्लॉट का टूटना। अब देखो अब जो क्लॉट कोगुलेस ने जो क्लॉट बनाया था वो क्या होगा, टूटेगा। वो किसकी हेल्प से टूटेगा, तो सीमेन में हमारा एक और कंपोनेंट था जो कि हमारे प्रोस्टेट फ्लूइड के कंपोनेंट थे, वो क्या था, फिब्रिनोलाइसिन। क्या था, फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन भी क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो कि क्या करता है, क्लॉट को तोड़ता है, जिसकी वजह से स्पर्म वापस क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ, अपवर्ड। अपवर्ड कहाँ, यूट्रस की ओर। कहाँ मूव करेगा, यूट्रस की ओर मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर का मैंने बात किया, तो यूट्रस भी क्या करता है, यूट्रस जो है एक क्या करता है, एक सकिंग मूवमेंट शो करता है, सकिंग मूवमेंट, ठीक है, सकिंग मूवमेंट शो करता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सकिंग मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोस्टाग्लैंडिन इसका था सेमिनल फ्लूइड में मैंने बताया था कि उसका एक कंपोनेंट है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो यूट्रस एक तरह का सकिंग मूवमेंट शो करेगा, जो कि क्या करेगा, स्पर्म को हेल्प करेगा फर्दर मूव करने में और फ्लैपिंग ट्यूब में जाने में, जो कि उसकी मंजिल है। पांचवा क्या होगा, पांचवा स्टेप्स क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटेशन। ये क्या होगा, 6 से 7 घंटे का ये कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस in which the motility of a sperm increased by the help of some enzyme, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, assess the viability of sperm, कि स्पर्म की क्वालिटी, गुणवत्ता वो कितनी है, ठीक है। और कुछ एंजाइम इसको हेल्प करते हैं कि इसकी जो स्पीड है और जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो इंक्रीज हो जाए, और जो हमारा स्पर्म है वो क्या हो, जल्दी से जल्दी अपने मंजिल पे क्या हो, पहुंच जाए। इट इज कॉल्ड व्हाट, द कैपेसिटेशन प्रोसेस। व्हाट, द कैपेसिटेशन प्रोसेस। और ये किसकी वजह से होता है, तो ट्राइपेप्टाइड। किसकी वजह से होता है, ट्राइपेप्टाइड रेगुलेट द कैपेसिटेशन प्रोसेस। क्या करता है, ट्राइपेप्टाइड क्या होता है कि जो कैपेसिटेशन प्रोसेस उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, और स्पर्म की मोटिलिटी और स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज कराता है ना। ऑन द हेड क्या करा कि ऑन द हेड ऑफ स्पर्म एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट इन कैपेसिटेशन
द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज रिमूव। देखो अब क्या होता है कि स्पर्म जो है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होता है प्रोटीन की लेयर, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बोलते हैं। ड्यूरिंग कैपेसिटेशन जो जल्दी से मूव करता है, कैपेसिटेशन जब होता है तो ये क्या होता है, ये रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाती है। देखो इसमें तो ये जो रिमूव होती है तो यहाँ से भार कम होता है, ये क्या होता है स्पीड को बहुत इंक्रीज कर दिया। क्या कर, जब रिमूव हो जाती है ग्लाइकोप्रोटीन तो ये क्या होता है स्पीड को क्या बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटेशन कहते हैं। देखो और इसको स्पीड को इंक्रीज करने में कैल्शियम का भी बहुत बड़ा, हम इसमें यहाँ कहते हैं कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, और इस ये भी क्या करेगा स्पीड को बढ़ाएगा। याद रखना कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन जो वो लेयर रिमूव्ड हो रही है। अब क्या हुआ, नाउ द स्पर्म रीचेस टू द फ्लैपिंग ट्यूब, और इतना सारा चीज़ होने के बाद जो हमारा स्पर्म है, जो हमारा साजन है, वो अपनी मंजिल पे क्या होगा, पहुंच जाएगा ना। हाउ द स्पर्म नो द रूट टू द रीच टू द फ्लैपिंग ट्यूब। अब क्या कह रहा है, अभी देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि स्पर्म को भाई कैसे पता है, हाउ द स्पर्म नो द रूट, ना आंखें ना पैर ना किसी तरह की गाड़ी, फिर भी ये चल दिया अनाड़ी, है कि नहीं है। स्पर्म को कैसे पता लग गया भाई कि हमको किस तरह से फुलफिलमेंट ट्यूब में पहुंचना है। ये क्या है, सबसे पहला चीज सकिंग इफेक्ट, जो सकिंग इफेक्ट था, जो सकिंग इफेक्ट जो शो हो रहा था। दूसरा चीज क्या है, कीमोस्टैक्सिस, कुछ तरह की केमिकल सब्सटेंस है, कीमोस्टैक्सिस ऐसे चीजें हैं जो कि वेजाइना, यूट्रस और फ्लिपिंग ट्यूब द्वारा क्या तो रिलीज किए जाते हैं। फर्दर सकिंग इफेक्ट इस जो वेजाइना है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वेजाइना, यूट्रस, ये सब तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करें, प्लस सकिंग इफेक्ट नेगेटिव प्रेशर भी लोग शो करते हैं जो कि स्पर्म को हेल्प करता है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने बात किया वो हमने अप्रॉक्सीमेशन ऑफ गैमेट की बात की कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स क्या है, कैसे होता है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम लोग दूसरे स्टेप की बात करते हैं जो कि हमारा क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट, कि फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे फ्यूज होते हैं, है ना। तो उससे पहले आपको देखो ओवम जो हमारा सेकेंडरी साइड है उसका आपको क्या, आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक। तो वो क्या, देखो बढ़िया सुंदर डायग्राम है, सर्कल। तो जो पहला स्ट्रक्चर है, जो ऐसे येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या, कोरोना रेडियाटा है। फिर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, डार्क ग्रीन कलर, वो है जोना पेल्सुडा लेयर। फिर क्या तीसरा, ये वाला लाइट ग्रीन जो सर्कल आपको दिख रहा है वो क्या है, वाइटलिन मेम्ब्रेन। और उसके अंदर वो यार ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो क्या, हमारा जो न्यूक्लियस है, जो मेन जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, म्यूसिस सेकंड के मेटाफेज स्टेज में क्या अरेस्ट है, रुका हुआ है। तब तक एक ही फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है हमारे पास। क्या जब ये मेटाफिज में अरेस्ट है, म्यूसिस सेकंड के मेटाफिज स्टेज में क्या अरेस्ट है, उससे हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनी हुई है, ठीक है। इसको जैसे इसको पता लगता है कि हमारे साजन आ रहे हैं, साजन मतलब क्या, स्पर्म आ रहे हैं, तो वैसे ही क्या करता है, ये म्यूसिस सेकंड पूरा हो जाता है और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। क्या होती है, सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। जिसको इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा वो गैमेटोजेनेसिस वीडियो जाके देख सकता है, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से गैमेटोजेनेसिस बताई है कि हाँ स्पर्म कैसे बनता है, या हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट है वो कैसे बनता है, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप, वहाँ बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। जिसको या नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो जाके देख सकता है, गो एंड सी। हाँ, तो स्पर्म आएगा, ठीक है, ये पोलर बॉडी क्या है, सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा। ये कहाँ रहेंगे, ये जो स्पेस इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री वाइटलिन स्पेस बोलते हैं। ये आएगा और ये देखो इसके सर पे क्या है, एक्रोजोमल कैप है। ये क्या एक्रोजोम होता है, कैप होता है जो कि इसके हेड पार्ट पे होता है। ये आएगा और जो कोरोना रेडियाटा जो हमारा पार्ट है, क्या कोरोना रेडियाटा पार्ट, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। क्या करेगा, तोड़ देगा। देखो हाँ, एक और चीज़ ये याद कर लो कि ओवम को कुछ महाबुद्धिजीव फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। आप भी जान लो, आप भी महाबुद्धिजीव बन जाओ। हाँ, अब देखो अब क्या है कि कोरोना रेडियाटा टूट चुका है, स्पर्म आते ही उसने धावा बोल दिया और कोरोना रेडियाटा को तोड़ दिया है। अब उसका सेकंड लेयर उसका निशाना होता है। सेकंड लेयर हमारा क्या था, जोना पैलिसुडा। तो जोना पैलिसुडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जोना पैलिसुडा पे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको हम लोग ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। तो ZP3 रिसेप्टर पे आके जैसे स्पर्म अटैच होता है, उसका एक्रोजोम जो कैप है वो जो अटैच होता है हेड पार्ट, ठीक है, तो एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। तो एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है, तो उस टाइम कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज होती है। वो क्या है,
हाइलुरोनिडेज, प्रोटीनेज और एक्रोसिन, ये 3 एंजाइम रिलीज होती हैं जो कि फर्दर इसको जोना पैलिस्टुडा लेयर में एंटर करने में हेल्प करता है। अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है कि जब ये एंटर करता है कौन, स्पर्म, तो इसका सीधा अब निशाना क्या है, वाइटलिन मेम्ब्रेन है। और वाइटलिन मेम्ब्रेन को जो अटैच, इसको छूना है, इसको टच करना है, उसको तोड़ना है। तो जो वाइटलिन मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है, उलेमा। उलेमा कोई बोल दिया कि उलेमा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है। अब देखो, अब क्या होगा कि ये सीधा जोना पैलिस्टोडा के अंदर घुस जाएगा। जैसे ही जोना पैलिस्टोडा के अंदर घुसेगा, ये बात वाइटलिन मेम्ब्रेन को पता लग जाएगी कि भाई साजिन अब हमारे करीब है। ये क्या करेगा कि कैल्शियम रिलीज करेगा। क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, जोना पैलिस्टोडा जो लेयर जहाँ से स्पर्म आया उस चीज़ को हार्ड कर देगा। अब हार्ड क्यों करेगा कि ये नहीं चाहती कि मेरा जो अब हस्बैंड आ गया है तो बाहर से कोई बॉयफ्रेंड आ जाए और मेरी चोरी पकड़ी जाए। नहीं, ऐसा कुछ में आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलीस्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं। जब एक स्पर्म एंटर कर गया तो काफ़ी लॉयल्टी शो करती है, क्या कहते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेती है कि भाई दूसरा कोई और ना घुसे, अब दूसरा कोई मेरे पास नहीं, जो मेरा अब एक बार आ गया वही मेरा अब हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, बंद, कैल्शियम रिलीज करके इसको क्या करता है, बंद कर देता है। इस प्रोसेस को जोना पैलिस्टोडा जब हार्ड होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जोना हार्डनिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द पोलिस्पर्मी, ये और सारे स्पर्म को अंदर आने से रोकता है। तो इस टाइम कई कई क्या होते हैं कि एक स्पर्म से ज़्यादा जब एंटर कर जाते हैं, फिर जुड़वा बच्चे, कुछ बीमारियां भी होती है, कुछ जुड़वा बच्चे भी होते हैं। इसके बारे में हम फर्दर आगे वाली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। अब देखो, अब क्या है, ये वाइट जो आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन था इसके अंदर अब एंटर कर जाएगा, टेल को पीछे छोड़ देगा। अब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होगा, जो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एरिया था वहाँ पे पहुँचेगा। और ये दोनों, ठीक है, दोनों तो एन नंबर के हैं, स्पर्म भी और हमारा जो सेकेंडरी साइड है वो, ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कोलैब करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, 2n। क्या फॉर्म करेंगे, 2n। 2n मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। पहले क्या थे, 23 था, दोनों क्या थे, 23, दोनों मिलके कंबाइन होकर क्या बनाते, 46 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइकोट कहते हैं। दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइकोट बना लेंगे। तो ये था फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये था खेला हमारे स्पर्म, साजन और सजनी, स्पर्म और ओवम का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया तो एक बार और आप मुझे कमेंट कर देना यार, कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा इस वीडियो को दोबारा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी या आनी चाहिए, है ना। अब देखो, अब कई बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे यार कहानी सर ने तो बहुत बता दी, बहुत अच्छी बता दी, अगर लिखवा देते तो मज़ा आ जाता। तो जिन बच्चों को लिखना है वो जल्दी से कॉपी पे निकालो, फटाफट लिखना मेरे साथ शुरू करो। स्पर्म देखो, पहला क्या, सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म रीचेस टू सेकेंडरी ओसाइट, जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में स्पर्म आया है। ठीक है, तो स्पर्म रीचेस एट द सेकेंडरी ओसाइट इन द एम्पुला ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में क्या, स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के पास आ गया। तो ये क्या करेगा, स्पर्म ब्रेक डाउन द कोरोना रेडिएटा, स्पर्म आते ही तोड़ देगा क्या, कोरोना रेडिएटा को। स्पर्म अटैच टू द जोना पैलिस्टुडा ZP3 रिसेप्टर एट द सर्फेस ऑफ जोना पैलिस्टुडा। ये क्या कर रहा है कि आते ही कोरोना रेडिएटर को तोड़ते ही स्पर्म क्या करेगा, ZP3 रिसेप्टर से चिपक जाएगा। और जैसे ही जोना पैलिस्टुडा के ZP3 रिसेप्टर से चिपकेगा तो क्रोमोसोमल रिएक्शन शो करेगा, जो कि क्रोमोसोमल रिएक्शन क्या है, व्हेन द स्पर्म अटैच टू द ZP3 रिसेप्टर दे स्टार्ट टू सीक्रेट द हाइलुरोनिडेज, प्रोटीनेज, एक्रोसिन एंजाइम। दिस एंजाइम ब्रेक द पैलिस्टुडा लेयर। तो ये जो तीनों जो एंजाइम वो क्या करके जोना पैलिस्टुडा लेयर को तोड़ने में या तोड़ देंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ द स्पर्म एंटर टू द प्रीविटलिन स्पेस ड्यू टू द कैल्शियम सिक्रेशन, जोना पैलिस्टुडा बिकम हार्ड एंड अगेन अगेन एंड द होल क्लोज। ठीक है, अब क्या करेगा कि जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाएगा तो प्रीविटलिन मेम्ब्रेन में जैसे रहेगा तो वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या करेगा, कैल्शियम सिक्रेट करेगा, जिससे जोना पैलिस्टुडा क्या होगा, हार्ड हो जाएगा दोबारा से और होल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्यों होगा भाई, तो दैट प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ द मल्टीपल स्पर्म, सो वी कैन से वी प्रिवेंट पॉलीस्पर्म। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या कि ढेर सारे स्पर्म को, एक से ज्यादा स्पर्म को आने से ये क्या करे, रोकता है। कौन, हार्डनिंग, जोना हार्डनिंग। हाँ, क्या करें, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज जोना हार्डनिंग।
इसी प्रोसेस को, जो कि इसने क्या कैल्शियम का सिक्रेशन करा के जिसने ये होल जो था हमारा उसको क्या करा, हार्ड कर दिया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोना हार्डनिंग कहते हैं, क्योंकि जोना पेल्सुडा को दोबारा से जो हार्ड करता है। ठीक है, नाउ स्पर्म एंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम विद द जेनेटिक मटेरियल। अब क्या करता है कि स्पर्म, मैंने बोला ना टेल को पीछे छोड़ देगा, जेनेटिक मटेरियल को लेके, हेड को लेके एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब व्हेन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑल ZP3 रिसेप्टर रिमूव फ्रॉम द पेल्सुडा। ठीक है, तो जितने भी, जैसे ही अब अंदर चला जाएगा जहाँ पे साइटोप्लाज्म, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है फीमेल का, फीमेल गैमेट का, तब क्या होगा, जोना पेल्सुडा झड़ने लगेगा। इसको हम लोग जोना हैचिंग कहते हैं। इसको हम फर्दर और भी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। नाउ जेनेटिक मटेरियल जोना हैचिंग कहते हैं, ऐसे मैंने बता दिया, तुमको थोड़ा मन लगेगा कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ओवम एंड मेक द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द जाइगोट। अब क्या होगा, जो फीमेल और मेल स्पर्म, सॉरी मेल गैमेट था और जो फीमेल गैमेट था, स्पर्म और ओवम, वो दोनों क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, दोनों क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये था खेला जहाँ पे हमारे साजन और सजनी उर्फ स्पर्म और ओवम आके मिलते हैं और अपना घर बसाते हैं, मीन्स टू से जाइगोट बनाते हैं। अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि 2-4 लाइनों का है, बता देता हूँ मैं, सुन लो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं यार, जानना ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे अच्छे बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं समझ में आ पाता है, तो उनके लिए भी हमको देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। देखो, मदर और फादर 2 जेंडर होते हैं। मदर से क्या आता है, सेकेंडरी oocyte आता है, जिसका नंबर क्या होता है 22 + XX। 22 क्रोमोजोन होते हैं और एक क्रोमोजोन क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोन होता है। तो क्या होता है 22 + XX स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक, और हमारे पास फादर जो है वो स्पर्म रिलीज करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म जो रिलीज होता है तो उसमें 2 हमारे पास चांसेस होते हैं, 2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। 2 क्या होते हैं, तो 22 + XX एक ये प्रोबेबिलिटी होती है, और दूसरा क्या 22 + XY। ठीक है, 2 प्रोबेबिलिटी होती है, मेल की तरफ से होती है, और फीमेल की तरफ से एक ही प्रोबेबिलिटी होती है, 22 + XX होता है। तो जब फादर की तरफ से जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर अगर XX क्रोमोजोम है और फीमेल की तरफ से XX क्रोमोजोम जो आ रहा है उसके पास देखिए, दोनों आते हैं और फ्यूज करके 44 + XX जो बना रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होगा, फीमेल होगा, ये क्या होगा, फीमेल होगा। वही अगर मेल की तरफ से जो स्पर्म आ रहा है वो 22 + XY, ठीक है, XY, इसका क्या होगा, XY होगा। ठीक है, तो अगर ये और फीमेल की तरफ से भी अगर जो आ रहा है 22 + X, ये दोनों आके अगर फ्यूज होते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, 44 + XY, 44 + XY, तो मेल बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, मेल बनेगा। देखो, तो देखने वाली क्या बात है कि मदर पे डिपेंड नहीं करता कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फादर। अगर फादर की तरफ से XY क्रोमोसोम गया तो बॉय होगा, क्या होगा, बॉय होगा। अगर फादर की तरफ से अगर XX गया तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा, क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। इसीलिए जो भी समाज में हम जो मिथ जो अभी भी कही है कि हमको लड़का नहीं दे रही लड़के हैं, तो ये सब दूर होनी चाहिए, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बताया। तो आई होप जो आज की क्लास है जहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन की बात की, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की, तो ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मेरी जो नोट्स है ये भी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। ठीक है, तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।